हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं रिकर्शन का पार्ट 5, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपने अगल बगल के डिस्टरबेंस को हटा दीजिए और कंसंट्रेट होकर के आप हमारे साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। तो चलिए बिना देर किए हुए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है। इज इट नेसेसरी टू हैव अ बेस केस इन अ रिकर्सिव फंक्शन, वाई और वाई नॉट। मतलब कि आप जो रिकर्सिव का कोड बनाते हैं उसमें क्या आपको बेस केस लगाना ज़रूरी है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, आपको ये बताना है। तो चलिए आंसर आपको बताते हैं। यस, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ बेस केस इन अ रिकर्सिव फंक्शन। आपको रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस लगाना ज़रूरी है। क्यों? because in the absence of base case recursion function executed in endlessly। अगर आपका बेस केस रिकर्सिव केस में अगर आप बेस केस को नहीं लगाते हैं तो आपका प्रोग्राम क्या होगा कि वो प्रोग्राम आपका एंड ही नहीं होगा, एंडलेसली, मतलब कि इन्फिनाइट तक चलेगा आपका लूप। तो इसलिए हम आप रिकर्सिव फंक्शन को जब आप बेस केस में यूज़ करते हैं तो आपका प्रोग्राम एक फाइनाइट तक चलता है। तो इसलिए आपका रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस लगाना ज़रूरी होता है। तो चलिए ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग रिकर्शन ओवर इटरेशन। मतलब आपको एक एडवांटेज बताना है और एक डिसएडवांटेज बताना है रिकर्शन ओवर इटरेशन पे। तो देखते हैं पहला एडवांटेज क्या है इसमें। एडवांटेज में क्या है कि रिकर्शन मेक द प्रोग्राम शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब कि आपका जो रिकर्शन का प्रोग्राम होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है और बहुत ही सिंपल होता है। और वाइल इटरेशन मेक दी प्रोग्राम लॉन्गर एंड कॉम्पिटेटिवली। आपका रिकर्शन का प्रोग्राम तो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट होता है, लेकिन जो आपका इटरेशन का प्रोग्राम होता है वो जस्ट उल्टा होता है रिकर्शन का। मतलब कि आपका इटरेशन का प्रोग्राम बहुत ही लॉन्ग होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये था एडवांटेज रिकर्शन ओवर इटरेशन। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में क्या बोल रहा है, recursion is slower than iteration due to overhead of multiple function calls and maintaining a stack for it। मतलब कि आपका जो रिकर्शन का प्रोग्राम होता है वो स्लोवर होता है एज़ कंपैरिजन टू इटरेशन। मतलब कि आपका जो प्रोग्राम लिखते हो रिकर्शन का, वो रिकर्शन का प्रोग्राम स्लो चलता है एज़ कंपैरिजन टू इटरेशन का प्रोग्राम। तो इसलिए उसमें स्लो आपका फंक्शन क्यों चलता है, क्योंकि आप में रिकर्शन में बहुत सारे फंक्शन को एक साथ हम लोग कॉल करते हैं एंड मेंटेनिंग अ स्टैक फॉर इट, और उसमें मैनिपुलेट करता है स्टैक को और मल्टीपल फंक्शंस को वो कॉल भी करता है। इसलिए आपका जो रिकर्शन होता है वो रिकर्शन का प्रोग्राम स्लो चलता है एज़ कंपैरिजन टू इटरेशन। तो ये था एडवांटेज और डिसएडवांटेज और रिकर्शन ओवर इटरेशन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिफाइन बेस केस एंड रिकर्सिव केस। आपको डिफाइन करना है कि बेस केस क्या होता है और रिकर्सिव केस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बेस केस। बेस केस में क्या है, इट इज़ द केस हुज सॉल्यूशन इज़ प्री नोन। मतलब कि बेस केस जो है आपका, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो प्री नोन होता है, मतलब कि आपको पहले से पता होता है। आइदर एज अ वैल्यू फॉर और फॉर्मूला एंड यूज डायरेक्टली। और वो क्या हो सकता है, वैल्यू हो सकती है किसी भी वेरिएबल में आपको देने के लिए, या फिर वो एक तरह का फॉर्मूला भी हो सकता है। और इसको आप अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ करते हैं, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं। और ये आप बेस केस आपको पहले से ही इसका रिज़ल्ट आपको पता होता है। और
सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑलवेज रिक्वायर्ड, मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने प्रोग्राम में, रिकर्सिव का प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो ये बेस केस लगाना आपको रिक्वायर्ड होता है, मतलब हमेशा ही ज़रूरत होती है इस चीज़ की, नहीं तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा कि इनलेसली हो जाएगा। आपने इसके आगे वाले क्वेश्चन में अभी पढ़ा जस्ट, तो आपको रिकर्शन के प्रोग्राम में बेस केस लगाना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने सेकेंड पॉइंट में लिखा है ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो ये था बेस केस। अब देखते हैं कि रिकर्सिव केस में क्या होता है। रिकर्सिव केस, if with every recursion call the solution of problem is downsize and move towards a base case, मतलब आपका जो रिकर्सिव का जब आप कोड बनाते हो तो वो फंक्शन को कॉल करता है, और वो जितने बार फंक्शन को कॉल करेगा वो आपके प्रोग्राम को एक छोटा करता जाएगा, मतलब वो आपकी वैल्यू कैलकुलेट करता जाएगा, तो वैसे वैसे आपकी प्रोग्राम का साइज होगा वो छोटा होता चला जाएगा। एंड मूव्स टूवर्ड अ बेस केस, और वो मूव करेगा बेस केस की ओर। तो ये था आपका रिकर्सिव केस। तो आई होप आपको बेस केस और रिकर्सिव केस अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें क्या बोला है, फाइंड आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। आपको ये प्रोग्राम दे रखा है, आपको इसे अच्छे से समझ करके इसका आउटपुट निकालना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस प्रोग्राम में बोल क्या रहा है और हमें निकालना क्या है। तो हमें इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें एक फंक्शन इसने डिफाइन कर रखा है जो कि है डेफ, और फंक्शन एन एक वेरिएबल ले रखा है, और उसके अंदर कंडीशन क्या रखी है इसने कि n इज़ इक्वलिटी टू ज़ीरो, मतलब कि आपकी जो n की वैल्यू होगी वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगी। देन उस वैल्यू को इन्होंने रिटर्न कराया है। देन एल्स में कंडीशन लगाई है, फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर वेरिएबल में क्या बोला है कि उसकी एक वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी, एक वैल्यू आपकी घट जाएगी। देन उसके बाद उस वैल्यू को उसने प्रिंट किया है। देन लास्ट में क्या किया है कि फंक्शन को कॉल करके उस वेरिएबल की वैल्यू दी है। तो आपकी उस वेरिएबल की जो फंक्शन हेडर में n यहाँ पास दिया है, इसकी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी आपको इसकी वैल्यू। तो ये वही वैल्यू 5, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ गई तो मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हुई, 5 हुई। तो आप कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा तो n की जगह यहाँ 5 हो गया, तो n इज़ इक्वल टू 0 नहीं, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है। तो जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो ये एल्स में जाएगा, ये वाली यहाँ पास तो जाएगा नहीं, ये एल्स में जाएगा। तो एल्स में क्या करेगा, यहाँ पास n को एक डिक्रीज़ कर देगा। तो n की वैल्यू आपकी थी 5, तो 5 में से एक डिक्रीज़ करेगा तो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 होगा तो यहाँ पास जो n की वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर देगा, मतलब कि आपकी वैल्यू 4 प्रिंट कर देगा। तो उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ प्रिंट होने के बाद फिर ये यहीं जाएगा। तो यहाँ पास फिर कंडीशन चेक करेगा कि 4 इज़ इक्वल टू 0 नहीं, तब भी नहीं, तब आपका एक वैल्यू डिक्रीज़ करेगा तो 3 प्रिंट होगा। देन वो फिर रिपीट करेगा वही लूप, तो उसके बाद भी 0 के इक्वल नहीं हुआ तो 2 होगा। देन 1 होगा तब भी वो इक्वल नहीं होगा। फिर जब 1 के बाद जब ये ऊपर जाएगा, जब यहाँ पास 1 प्रिंट कर देगा तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 0 हो जाएगी। जब यहाँ पास 1 - 1 0 हो जाएगा तब ये वैल्यू यहाँ पास जाएगी। तो देख रहे होंगे आप कि n की वैल्यू और इक्वल टू 0 ही लिखा है, तो ये इक्वालिटी आपकी ट्रू हुई। तो यहाँ पास रिटर्न क्या कर देगा आपको कि 0 रिटर्न कर देगा। तो जो आपका आउटपुट आएगा, क्या आएगा आपका आउटपुट आएगा 4 3 2 1 0, ये आपका आउटपुट आएगा। चलिए तो देख लेते हैं हम इसका आउटपुट। तो ये देखिए ये था सॉल्यूशन। आपको जब आप ये इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4 3 2 1 0, आपको ये पूरी वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह कुछ आप आउटपुट वाले क्वेश्चंस को निकाला करिए। अगर आपको आउटपुट वाले क्वेश्चंस निकालना नहीं आता है तो हम इसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो बनाते हैं, उसमें आपको आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपको कुछ दिन में हम मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें नहीं समझ में आता तो हम उन वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप उन वीडियोज़ को भी जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो हम संडे को
एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड करते हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें प्रैक्टिस के तौर पर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ दिस इज़ फॉल्स अबाउट रिकर्शन। मतलब कि इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे A, B, C एंड D, और इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रिकर्शन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस इज़ फॉल्स अबाउट रिकर्शन, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रिकर्शन को फॉलो नहीं करता है, फॉल्स है उसके लिए। तो पहला पढ़ते हैं ऑप्शन। पहले में क्या बोला है, रिकर्सिव फंक्शन कैन बी रिप्लेस बाय आ नॉन रिकर्सिव फंक्शन, मतलब कि आपका जो रिकर्सिव का फंक्शन होता है क्या वो रिप्लेस कर सकता है नॉन रिकर्सिव फंक्शन से। तो यस, क्योंकि हम लोग उसको कोई भी प्रोग्राम है हम उस प्रोग्राम को रिकर्शन फंक्शन से भी बना सकते हैं और नॉन रिकर्सिव फंक्शन से भी बना सकते हैं। तो ये तो आपका ट्रू हुआ। देन बी चेक करते हैं क्या बोला है इसमें, रिकर्सिव फंक्शन यूजुअली टेक मोर मेमोरी स्पेस देन नॉन रिकर्सिव फंक्शन। तो यस, ये भी ट्रू हुआ। कैसे ट्रू हुआ, क्योंकि आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है वो मेमोरी स्पेस क्या लेता है, ज़्यादा लेता है, क्योंकि उसमें आपके फंक्शंस के कॉल और अगर आप बेस केस नहीं यूज़ करते हो तब भी आपकी उसमें मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है, मेमोरी का स्पेस ज़्यादा लगता है वो एज़ कंपेरिजन टू नॉन रिकर्सिव फंक्शंस। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू हुआ। देन देखते हैं सी में क्या बोल रहा है। तो सी में बोला है रिकर्सिव फंक्शन रन फास्टर देन नॉन रिकर्सिव फंक्शन। इसमें बोल रहा है कि क्या आपका रिकर्सिव का प्रोग्राम जो होता है वो आपका फास्ट चलता है एज कंपैरिजन टू नॉन रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ पर जो नॉन रिकर्सिव फंक्शन हुआ ना, ये एक तरह का इटरेशन हुआ। अगर वो रिकर्शन के फॉर्म में प्रोग्राम नहीं है आपका, तो अगर नॉन रिकर्सिव के फॉर्म में है तो वो इटरेशन कहलाएगा। तो आप ये लाइन पढ़े होंगे बुक में कि हमारा जो रिकर्शन है वो स्लो चलता है एज कंपैरिजन टू इटरेशन। तो आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका वो ऑप्शन होगा सी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और डी देख लेते हैं कि डी हमारा करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो इसमें क्या बोला है कि रिकर्शन मेक प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड। यस, हमने आपको अभी आगे वाले क्वेश्चन में बताया था कि रिकर्शन का कोड बहुत ही सिंपल और शॉर्ट होता है प्रोग्राम, तो हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या है। तो ये थे जो कि बी, ए, बी और डी ट्रू थे, और सी जो था वो आपका ऑप्शन रॉन्ग था। तो जो हमारा 5 का करेक्ट ऑप्शन हुआ वो आपका सी करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर सी का हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि द स्पीड ऑफ अ प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन इज स्लोवर देन द स्पीड ऑफ नॉन रिकर्सिव। वही हमने जो अभी आपको बताया। तो आंसर सी इज़ करेक्ट। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द लूप कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम लिखने पे रिपीटेडली वो परफॉर्म करता है। तो ये किस में होता है, आप अच्छे से जानते हो कि इटरेशन में ये होता है, क्योंकि रिकर्शन में ऐसा होता नहीं है, सीक्वेंसली में भी नहीं होता, एब्स्ट्रैक्शन में भी नहीं होता। तो ये किस में होता है, रिकर्शन में होता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा आपका। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो इसमें भी आपको एक प्रोग्राम दे रखा है और आपको इसमें आउटपुट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रोग्राम में कैसे निकलेगा आउटपुट। तो सबसे पहले इन्होंने फंक्शन हेडर में एक कोड नाम का फंक्शन का नेम लिखा है, देन वेरिएबल इसके अंदर 1 लिखा है। देन इफ़ में कंडीशन क्या लगाई है कि n की वैल्यू जब 0 की इक्वल होगी तब प्रिंट करेगा आपका प्रोग्राम कि प्रोग्राम एंड हो गया है। देन
एल्स, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में आएगा आपका, और एल्स में क्या प्रिंट करेगा, एन की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। देन हैश लगाएगा, डबल हैश लगाएगा, और एंड इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो वैल्यू लगातार नीचे आती है वो नीचे ना आकर के आपकी वैल्यू ऐसे सामने सामने आए। जैसे कि आपकी मान लीजिए पहला आया 1 और 2 आया, ऐसे 3 आया, तो इस तरह आता है। तो इस तरह ना आकर के आपकी वैल्यू, अगर आप एंड का यूज़ करेंगे तो आपकी वैल्यू कैसे आएगी, 1 2 3, मतलब एक पूरी रो में आएगी, कॉलम में ना आकर के रो में आती है आपकी वैल्यू, तो इसलिए एंड लगाते हैं। और नीचे क्या है इसमें कि फंक्शन को कॉल किया है, और फंक्शन के कॉल करने के अंदर ही उन्होंने क्या किया है कि n-3 करा है, मतलब कि आपकी जो n की वैल्यू होगी उसमें से 3 वैल्यू आपकी डिक्रीज़ कर देगा। तो यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दी है n की, तो ये n की वैल्यू है 12, तो ये वैल्यू आपकी ऊपर जाएगी, ये वैल्यू आपकी ऊपर यहाँ गई यहाँ पास, तो यहाँ आया 12। तो यहाँ पास इफ़ में कंडीशन में चेक करेगा कि 12 क्या हमारा 0 के इक्वल है, तो 12 हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। तो हमारी एल्स में आएगी स्टेटमेंट प्रिंट होने के लिए, तो हमारा इसमें प्रिंट क्या करा रहा है कि n की वैल्यू प्रिंट होगी। तो n की वैल्यू हुई हमारी 12, तो सबसे पहले हमारी क्या प्रिंट होगी, यहाँ हम लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपकी सबसे पहले एंड प्रिंट होगी, देन डबल हैश लगेगा, यहाँ पास डबल हैश लगा, इसके बाद फिर डबल हैश लगाने के बाद यहाँ पर एंड के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा लगेगा। देन उसके बाद ये वैल्यू को 3 डिक्रीज़ कर देगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर n की 12 थी, तो 12 में से 3 आपका जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। तो ये 9 फिर से यहाँ जाएगा, इफ़ कंडीशन में चेक करेगा कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फिर एल्स वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पास 12 यहाँ पास प्रिंट होने के बाद यहाँ आपकी 9 वैल्यू आएगी, और डबल हैश लगेगा, और फिर नीचे जाएगा, देखेगा कि आपकी वैल्यू को डिक्रीज़ करेगा 3, तो अब की बार 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो आप यहाँ पास फिर वो इफ़ की कंडीशन में चेक करेगा, तो अभी भी 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो आपका 9 के बाद 6 प्रिंट होगा यहाँ पास, देन डबल हैश लगा, उसके बाद फिर नीचे वो जा कर के आपकी वैल्यू को 3 डिक्रीज़ करेगा। तो अब की बार 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पास अभी भी n के 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पास 3 प्रिंट होगा। देन उसके बाद 3 प्रिंट होने के बाद ये जब यहाँ पास n की वैल्यू 3 होगी, तब देखिए कि यहाँ पास 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 होगा तो यहाँ पास जाएगा, तो n की वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, तो जब इक्वालिटी हमारी ट्रू हो जाएगी तो हमारा लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पास कॉमा करके यहाँ पास आ जाएगा एंड प्रोग्राम। तो चलिए हम आपको इसका आउटपुट दिखा देते हैं जो हमने लिखा है। तो ये देखिए, ये पूरा एंड प्रोग्राम है आपका। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको रिज़ल्ट यही मिलेगा। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि 12 होगा, 12 के बाद जब आपकी वैल्यू 3 डिक्रीज़ होगी तो 9 आएगा, देन 3 डिक्रीज़ हुई तो 6 आया, देन 3 डिक्रीज़ हुई तो 3 आया। उसके बाद जब 3 माइनस 3 0 हो जाएगा तो आपका लास्ट में क्या प्रिंट कर देगा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो कुछ इस तरह होते हैं आउटपुट वाले क्वेश्चंस। आप लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि आउटपुट वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है उन्हें आउटपुट निकालने में, तो वो बच्चे घबराया ना करें, सबसे पहले समझा करें कि उस प्रोग्राम में दिया क्या है और उसमें कहाँ कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। देन स्टार्ट करें कि वो वैल्यू सबसे पहले कहाँ जाएगी और उसमें कंडीशन क्या क्या लगी है। तो कुछ इस तरह से वो निकालें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उन्हें धीरे धीरे आ जाएगा आउटपुट निकालना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्शन। रिकर्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है ये बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट रिकर्शन में क्या होता है, अ फंक्शन ए इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्सिव इफ़ इट्स कॉल द सेम फंक्शन ए। इसमें ये बोल रहा है कि आपने मान लीजिए कि ए नाम का कोई फंक्शन का नेम लिखा है डेफ में,
तो उसमें क्या होगा, अगर वो उसी फंक्शन के नेम से अगर वो फंक्शन को कॉल करा रहा है तब तो वो आपका डायरेक्ट रिकर्शन होगा, अगर नहीं तो वो आपका डायरेक्ट रिकर्शन नहीं होगा। कैसे, देखिए यहाँ पास हमने डेफ लिया, डेफ में हमने फंक्शन का नेम क्या लिखा है, ए लिखा है। देन हमने फंक्शन को कॉल किस नेम से कराया है, ए नाम से कराया है। तो अगर यहाँ पास ए ही है और ऊपर भी हमने फंक्शन का नेम सेम लिखा है तब तो आपका डायरेक्ट रिकर्शन होगा। लेकिन अगर यहाँ पास आपने मान लीजिए कि अगर आप यहाँ ए के बदले कोई और किसी और वैल्यू से फंक्शन को कॉल कराते तो आपका ये डायरेक्ट रिकर्शन नहीं रह जाता। तो ये था डायरेक्ट। आप देखते हैं कि इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि a फंक्शन a इज कॉल्ड इन डायरेक्ट रिकर्शन इफ इट्स कॉल अनदर फंक्शन से b एंड b कॉल a। मतलब कि आपने मान लीजिए कि डेफ फंक्शन लिया और फंक्शन का नेम लिखा a, लेकिन आपने इस फंक्शन को कॉल किस नाम से करवाया, आपने b नाम से कराया है। और दूसरा फंक्शन आपने लिया b नाम से और इसको किस नाम से कॉल कराया, a नाम से कराया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि b भी कॉल हो रहा है और a भी कॉल हो रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को कॉल करा रहे हैं। मतलब कि ये सेम फंक्शन से नहीं कॉल हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉल हो रहा है फंक्शन। तो इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्टली रिकर्शन कहते हैं। अगर सेम फंक्शन से उसी फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन से अगर वो कॉल कराता है तब तो वो आपका डायरेक्ट कहलाएगा। अगर वो अनदर फंक्शन से कॉल करा रहा है तो वो आपका इनडायरेक्ट रिकर्शन कहलाएगा। तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्शन, आपको समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आज आपको पढ़ाया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।